नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सीटेट की प्रिपरेशन आपकी अच्छी तरीके से होगी। मैं आपको सीटेट में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हिंदी के बारे में पढ़ाऊंगा। हिंदी हिंदी में हिंदी दो प्रकार की होती है, एक व्याकरण हिंदी, एक साहित्य हिंदी। मैं आपको व्याकरण हिंदी पढ़ाऊंगा और व्याकरण हिंदी में मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्णमाला। जितनी मैं वर्णमाला पढ़ा दूं आप यकीन नहीं मानेंगे। सीटेट के अलावा लेकर उत्तर प्रदेश टेट, सुपर टेट और उत्तर प्रदेश के चाहे जितने भी एग्जाम हो, वर्णमाला से मेरी ज्यादा कोई आ ही नहीं सकता क्वेश्चन। जितना मैं पढ़ा दूं उतना। वर्णमाला होता क्या है? वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ड प्लस माला, अर्थात वर्णों का माला उसे कहते हैं वर्णमाला। वर्णों को व्यवस्थित क्रम में जिसे रखा जाए उसे वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला में वर्ड क्या होता है? कोई बता सकता है? वर्ड हिंदी भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई है जिसका खंड नहीं किया जा सकता। अर्थात हिंदी भाषा में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड। एक काम कीजिए, आप लोग वर्णमाला की परिभाषा लिख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार आई है सीटेट में। वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये नोट कर लो आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। नोट कर ली? अब इसके बारे में बताएंगे वर्ड के बारे में। तो वर्ड क्या होता है, वर्ड की परिभाषा क्या होगी? तो वर्ड की परिभाषा क्या होगी? वर्ड भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई या मूल ध्वनि है जिसका खंड नहीं किया जा सकता, वर्ड कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। वर्ड भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई या मूल ध्वनि है जिसका कोई खंड नहीं किया जा सकता, उसे वर्ड कहते हैं। अर्थात जिसका कोई खंड नहीं किया जा सकता, तो मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होगी। वर्ड भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई या मूल ध्वनि, मतलब वर्ड को ध्वनि से भी प्रतीत किया जाता है, इसलिए वर्ड को ध्वनि भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ये पेपर में जरूर ज्यादा से ज्यादा बार आई है। इसे आप लोग कृपया नोट करें और इसे याद भी कर लें कि वर्ड को ध्वनि भी कहा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। फिर मैं बताऊंगा वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, इतना पहले आप नोट कीजिए। वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से बोलने जाने वाले वर्ड को स्वर कहते हैं, जो मतलब जिस किसी की सहायता ना ले, अपने आप से बोले जाए, स्वतंत्र हो बिल्कुल अपने जीवन से, उसे स्वर कहते हैं। अर्थात स्वरों की प्रवृत्ति स्वतंत्र मानी जाती है। एक बात हो याद रखिए, स्वरों को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे अक्ष कहते हैं। जैसे वर्णों को ध्वनि कहा जाता था, इसलिए इसमें स्वर को एक और नाम से जाने जाते हैं जिसे अक्ष कहते हैं। इसे ये चिन्ह जो है इसे हलन कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है काफी पेपर में, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? इस चिन्ह को नाम हलन कहा जाता है। एक बार फिर से, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड को स्वर कहते हैं। अर्थात स्वरों की प्रवृत्ति स्वतंत्र मानी जाती है। स्वरों को एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे अक्ष कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये वाली, ये जरूर याद रख लेना। स्वरों को क्या कहा जाता है? अक्ष। व्यंजन को भी कहा जाता है, वो जब मैं व्यंजन पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा व्यंजन को क्या कहा जाता है। तीन ही नाम है, वर्ड को ध्वनि कहा जाता है, स्वर को अक्ष कहा जाता है और व्यंजन को भी एक नाम से जाना जाता है, जो मैं व्यंजन पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा। और मुख्यतः स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने होते हैं, ये भी पेपर में आता है, तो आप लोग जानते होंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो बता सकता है? स्वर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। कुछ लोग कहते हैं 13 होती है, जो कि गलत है। 13 नहीं होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। संस्कृत में अलग संख्या होती है और हिंदी वर्णमाला में अलग संख्या होती है। जो 13 जो होती है वे स्वर नहीं कहलाते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। उन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है, वो स्वर की श्रेणी में नहीं आते हैं। और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। जो कौन कौन सी है? एक छोटा, एक बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटू, बड़ू और ये ऋषि। ये जरूर याद रखना, ऋषि ए ओ औ। एक ऋषि रा और वो वाला एक ऋषि रा, जो बोलने की दृष्टि से इसे स्वर की श्रेणी में करता है। पूछा जाए बोलने की दृष्टि से स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 11 नहीं होगा, तो कितना होगा? 10 होगा। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। तो इसे बोलने की दृष्टि से इसे हटा दिया जाता है। वैसे स्वरों की संख्या तो 11 ही होती है। कुछ भी ना कहा जाए, सिर्फ लिखा हो स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप बेफिक्र लगा सकते हैं 11 होती है स्वरों की संख्या। 11, इससे ज्यादा नहीं लगाएंगे ना कम लगाएंगे तो आपका सवाल गलत होगा और माइनस में भी चले जाएंगे। इसलिए याद रखना स्वरों की कुल संख्या
11 होती है। जो आपके जो 13 होते हैं वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कौन कौन से 13 जो आप लोग जान लेते हैं। कुछ लोग इनको अंग और आहा को मिलाकर भी स्वर की संख्या 13 बताते हैं, जो कि सरासर गलत है। ये जो दो अंग है, अंग और आहा, इन्हें अनुस्वार या अयोग वाक् कहा जाता है। ये स्वरों की श्रेणी नहीं आते हैं। स्वरों की श्रेणी में तो यही 11 आए, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटू बड़ू, ऋषि, ए है, ओ औ। हाँ, बोलने की दृष्टि से स्वर की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। जो कुल लोग 13 बताते हैं वो गलत है। ये अनुस्वार होते हैं, ये अयोग वाक् होता है, जो कि वर्णमाला वर्ण में पहुंच जाते हैं, जो व्यंजन जिसे कहा जाता है। ये व्यंजन काम होते हैं, ना कि स्वर में। समझ गए आप लोग? तो आइए आप स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। स्वरों की संख्या तो मालूम है, पिछले बताया था अभी कितनी होती है? 11। स्वरों का वर्गीकरण कैसे कैसे, मतलब कितने प्रकार के स्वर आए और कैसे आए, जाति क्या है, उत्पत्ति कहाँ से हुई, या काल के कौन से हैं, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। इसमें सबसे पहले आता है उच्चारण काल के आधार पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, उच्चारण काल के आधार पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पेपर में ज्यादातर इसी से आते हैं, उच्चारण काल के आधार पर। ज्यादातर चाहे जो से पेपर देख लो, उसमें उच्चारण काल के आधार पे आते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं उत्पत्ति के आधार पर, कि स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई। और तीसरे नंबर पे आती जाति की, स्वरों की जाति कौन कौन सी है, मतलब कितने कितने भागों में थोड़े स्वरों को क्या कहा जाता है, उन स्वरों को क्या कहा जाता है, इस तरह आदि स्वरों को क्या कहा जाता है, दूसरे प्रकार के स्वरों को क्या कहा जाता है, वो जात के आधार में आएंगे। और काल के आधार पर, मतलब काल समय के आधार पर कौन कौन से स्वर कौन कौन से व्यवस्था में आए हुए, उच्चारण काल के आधार पर। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा उच्चारण काल के आधार पर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उच्चारण काल के इसमें से स्वरों में ज्यादातर इसी में आता है, उच्चारण काल के आधार पर। वो अभी ना पढ़ो, लेकिन ये पढ़ लो आप उच्चारण काल के आधार पर, तब भी आपके दो तीन क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इसमें वर्णमाला में, स्वरों में नहीं, वर्णमाला में सही हो जाएंगे। वर्णमाला में पूरे उच्चारण काल के आधार पर सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो आपको पढ़ाएंगे उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, अभी मैंने बताया था स्वर को 4 भागों में बांटा गया था। उच्चारण काल के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, जात के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर। हम उस पर पढ़ेंगे उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 में ह्रस्व स्वर, दूसरे में दीर्घ स्वर, तीसरे में प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर, इसे द्विमात्रिक, इसे 3 मात्रिक, इसमें तो याद करने की जरूरत नहीं, 1 मात्रिक, 2 मात्रिक, 3 मात्रिक। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहा जाता है। एक और स्वर का नाम होता है जिन्हें लघु स्वर कहा जाता है। इस प्रकार लघु स्वर के बाद दीर्घ स्वर आएगा, इसीलिए इसे लघु स्वर कहा जाता है। लेकिन इनके नाम ही पूछे जाते हैं, और ह्रस्व स्वर ज्यादातर आपको ह्रस्व स्वर ही लिखा मिलेगा। लघु स्वर या मूल स्वर बहुत कम ही मिलते हैं लिखे हुए। दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब आपको पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में, या लघु स्वर, मूल स्वर, इसे एक मात्रिक स्वर। आपको ह्रस्व स्वर के बारे में बताएंगे, नोट कर लीजिए पहले आप लोग ये लोग। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, मतलब समय ही नहीं लगता, बहुत ही जल्दी उच्चारण हो जाते हैं, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। आ, ई, उ, री। आ थोड़ा कम लगे, ई, उ, री थोड़े थोड़े समय लग रहे हैं ना, इसीलिए आ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जो री शब्द है ये संस्कृत भाषा से लिया गया है, इसीलिए उच्चारण की दृष्टि से री को व्यंजन के रूप में माना जाता है और री को स्वर नहीं कहा जाता है। लिखने की दृष्टि से री स्वर होगा, उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं होगा। ह्रस्व स्वर को 4 भागों में बांटा जाता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कभी कभी ऑप्शन में देगा आ, ई, उ, एक नहीं देगा, तो आपको पता होना चाहिए स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 4, छोटा, छोटी, छोटू, ऋषि। जो ना दिया गया हो कहता है वो वही चूज करना होता है, इसीलिए ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जो एक समान स्वरों के सहयोग से निर्मित होते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जो एक समान स्वरों के सहयोग से एक समान स्वर मिलके जो मिल जाते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 7 होती है। कौन सी होती है? बड़ा, बड़ी, बड़ू, ए, ओ, औ। जो छोटा है वो लघु स्वर में आ, और बड़ा का आ तो दूसरे वाले में दीर्घ स्वर में आ जाता है। जैसे ई, और ई तो दीर्घ स्वर में आ जाता है। उ दीर्घ स्वर में, ए, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर के होते हैं। दीर्घ स्वर में जो छोटा, बड़ा, बड़ी और बड़े ऊ, इन 3 की संख्या को मूल स्वर कहा जाता है। और कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना पड़ेगा 3।
और कहीं कहीं पर आपको लिखा होगा संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, ए ओ औ। संयुक्त स्वर क्या होते हैं मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले मूल स्वर समझ लो। मूल स्वर बड़ा, बड़ी, बड़ू एक समान स्वरों के संयुक्त से निर्मित होते हैं। कैसे मतलब ये बड़ा है, छोटा प्लस छोटा बराबर होता है बड़ा आ। एक समान स्वर है, छोटा छोटा दोनों एक समान स्वर है, इसीलिए यहाँ पे बड़ा आ गया। उसी प्रकार ई छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी, यहाँ पर भी देखो एक समान स्वर आ रहा है, छोटी छोटी इसीलिए बड़ी ई आ रही है। और ऊ इसी प्रकार ऊ आता है, ऊ भी इसी प्रकार आता है, छोटा छोटी बड़ा बड़ी ऊ ए ओ औ। ये छोटा ऊ छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाता है, जैसे ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। इसीलिए एक समान जो एक समान स्वरों के संयोग से निर्मित होते हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। देखो एक समान है, छोटा छोटा छोटी छोटी छोटू छोटू। और ये संयुक्त स्वर क्या होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग। संयुक्त स्वर वे स्वर जो भिन्न भिन्न स्वरों के संयोग से निर्मित होते हैं वे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, ए ओ औ। वो मूल स्वर थे, बड़ा बड़ी बड़ू, वो एक ही एक अक्षर से मिलकर बनते थे, एक ही प्रकार के अक्षर से मिलकर बनते थे। ये भिन्न भिन्न स्वरों के संयोग से निर्मित होते हैं। कैसे, ए है, इसे कैसे बनाया गया है, छोटा प्लस ई मिलकर बनता है ए। इसकी मात्रा ये होती है, जैसे इस प्रकार ये है, इसे कैसे मिलकर बनाया गया, छोटा प्लस ए मिलकर, छोटा प्लस ए मिलकर बनता है ए, जिसे कहा जाता है। इसमें 2 मात्राएं होंगी। उसी प्रकार ओ छोटा प्लस ऊ मिलकर बनता है ओ, और औ छोटा प्लस ओ मिलकर बनता है आओ। देखो इसमें भिन्न भिन्न स्वर होते हैं, आ और ई भिन्न भिन्न स्वर हैं, इसीलिए उन्होंने कहा भिन्न भिन्न स्वरों के सहयोग से मिलकर आ और ई मिलकर ए बनता है, इसीलिए भिन्न भिन्न स्वरों के सहयोग से होने वाले संयुक्त स्वर कहलाते हैं। आ और ए मिलकर ए, आ और ऊ मिलकर ओ बनता है, और आ और प्लस ऊ मिलकर औ बनता है। ये संयुक्त स्वर होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा तीसरे स्वर के बारे में, जो कि है प्लुत स्वर। हे स्वर पढ़ लिया आपने, छोटा छोटी छोटू ऋषि, और दीर्घ स्वर बड़ा बड़ी बड़ू ऋषि, बड़ा बड़ा बड़ी ए ओ औ। ये दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर में ही दूसरा पार्ट होता है संयुक्त स्वर। ये दीर्घ स्वर में ही आएंगे संयुक्त स्वर ए ओ औ, जो भिन्न भिन्न जो एक समान स्वरों के संयुक्त से निर्मित होते हैं दीर्घ स्वर कहा जाता है, उन्हें मूल स्वर कहा जाता है। लेकिन जो संयुक्त स्वर होते हैं भिन्न भिन्न स्वरों के संयुक्त से मिलते होते हैं। बड़ा आ बड़ी ई मिलके ए, छोटा आ छोटे ए मिलके ओ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बात एक ही होगी। चाहे यहाँ छोटा हो बड़ा हो तब भी ए बनेगा, छोटा बड़ा हो तब भी ओ बनेगा, छोटा बड़ा हो तब भी ओ बनेगा। ये नहीं डिपेंड करता है कि छोटा है तभी बनेगा, बड़ा होगा तब भी बन जाएगा। मैं आपको बताऊंगा, तब तक ये आप लोग नोट करिए। मैं इसके बाद बताऊंगा प्लुत स्वर के बारे में, इतना नोट करिए प्लीज। उच्चारण काल के आधार पर 3 भागों में बांटा, लघु स्वर जिसे ह्रस्व स्वर कहा जाता था, दीर्घ स्वर, और लास्ट बचा है प्लुत स्वर, जिसके उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर में बहुत कम समय लगता था, जिसमें ठीक ठाक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है, जिसमें बहुत अधिक समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर के उच्चारण का कोई महत्व नहीं होता। प्लुत स्वर के उच्चारण का कोई भी महत्व नहीं होता। जैसे हम लोग कहते हैं राम, उसे राम भी कह सकते हैं, ये राम, इसका कोई महत्व नहीं है, इसलिए लिख सकता है। ओम, ओम कुछ देर तक कहते रहते हैं, इसलिए प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वर का संबोधन, किसी को अगर संबोधन की दृष्टि से नाम पुकारना है तो उसमें प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। जैसे प्लुत स्वर का प्रयोग संबोधन करने की विभक्ति में किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे राम, जो हमारे ईश्वर है राम, उनको संबोधन करने के लिए ये प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। कोई भी अर्थ है, कोई व्यक्ति का नाम है नाम राम, किसी भी व्यक्ति का नाम है राम, तो उसे राम लिखा जाएगा। और प्रभु श्री रामचंद्र का नाम लिखना है तो उसमें राम, ये वाला राम आएगा। इसीलिए प्लुत स्वर का प्रयोग संबोधन करने की विभक्ति में किया जाता है। ये आपके हो गए कौन से, उच्चारण काल के आधार पर ये पूरे तीनों स्वर हो गए। अब उच्चारण काल के आधार पर हो गए। अब आपको बताएंगे उत्पत्ति के आधार पर
अब आपको दूसरा पॉइंट चलेगा उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला तो होता है उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, अब उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण भी करेंगे, जिसे भी दो भागों में बांटा जाता है। पहले आप लोग ये नोट कर लिए, फिर हम बताएंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे करेंगे। इतना नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। और जो मैंने आपको बताया है, जैसे संबोधन की दृष्टि से प्रभु श्री रामचंद्र का नाम ऐसे लिखा जाएगा, व्यक्ति का नाम ऐसे लिखा जाएगा, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। अगर बात अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक भी करें। जल्दी से नोट कर लीजिए। जैसा कि पहले बताया था उच्चारण काल के आधार पर, दूसरे पे उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर दो तरीके से बांटा जाता है, एक मूल स्वर, एक संधि स्वर। मूल स्वर होते हैं छोटा, छोटी, छोटू, ऋषि। याद करिए, छोटा, छोटी, छोटू, ऋषि पहले हमने पढ़ा है किसमें आते हैं, जो ह्रस्व स्वरों के होते हैं उसे मूल स्वर भी कहा जाता था। इसे ह्रस्व स्वर, जो ह्रस्व स्वर आते थे उच्चारण काल के आधार पर, वो इसमें उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वरों में आएंगे। और दूसरा आता है संधि स्वर। संधि में दो तरह को बांटा जाता है, दीर्घ स्वर, एक संयुक्त संधि स्वर। और याद करिए, दीर्घ स्वर आते थे उच्चारण काल के आधार पर, जो दीर्घ स्वर थे उसके मूल स्वर बड़ा, बड़ी, बड़ू, ये दीर्घ संधि स्वर में आएंगे। और संयुक्त संधि स्वर में ए, ऐ, ओ, औ, ये ए, ऐ, ओ, औ, ये उत्पत्ति के आधार पर बस सिर्फ इतना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं आता है। वही चीज है जो पहले पढ़ा चुके हैं, उच्चारण काल के आधार पर, वही उत्पत्ति के आधार पर, सिर्फ नाम चेंज कर दिए गए हैं। चीजें वही है, सिर्फ नाम चेंज कर दिए गए हैं, इसीलिए उत्पत्ति के आधार पर दूसरे स्वर आएंगे। ये नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगा जात के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट था उच्चारण काल के आधार पर, दूसरा था उत्पत्ति के आधार पर। अब तीसरा पढ़ाएंगे जात के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। सिर्फ इसमें सिर्फ इतना ही आएगा, ज्यादा कुछ नहीं आएगा। इतना नोट कर लीजिए। जात के आधार पर भी ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ दो प्रकार का बांटा जाता है, स्वजाति स्वर और सरवर स्वर। दूसरा है विजाति स्वर, असरवर स्वर। स्वजाति स्वर बड़ा, बड़ी, बड़े, जिसमें एक समान स्वरों के संयुक्त होते हैं। दीर्घ स्वर में याद कीजिए, जो मैंने मूल स्वर बताए थे दीर्घ स्वर के, वही तो ये है। और विजातीय स्वर, जिसमें असरवर स्वर मतलब जो अलग अलग जात से मिलकर बनते हैं, वो विजातीय स्वर। जो दीर्घ स्वर में संयुक्त स्वर थे, जैसे बड़ा और ई मिलकर ए बनता था, बड़ा आ प्लस ऊ मिलकर ओ बनता था, या छोटा आ प्लस ऊ मिलकर ओ बनता था, वो अलग अलग जाति के थे, इसलिए उसे विजातीय स्वर। सिर्फ नाम चेंज है, बात वही है। आप लोग नोट कर लीजिए, ये ज्यादा महत्व नहीं है, सिर्फ नाम याद कर लीजिए। आप लोग एक कॉपी में इनके सब दीर्घ स्वर के तब अलग अलग नाम लिख लीजिए, और लुट स्वर के अलग अलग नाम लिख लीजिए, और ह्रस्व स्वर के अलग अलग नाम लिख दीजिए। ज्यादा कुछ याद करने में नहीं है। अब जाति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण आप जो देखिए। अब इसके बाद बता दें उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर इंपोर्टेंट था। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ये भी उच्चारण स्थान के आधार पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उच्चारण काल के आधार पर, वो भी इंपॉर्टेंट था। इसमें दो इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ नहीं है, सिर्फ नाम ही पूछे जाते हैं और कुछ नहीं है इसमें। आप लोग नोट कर लीजिए, चाहे तो नोट कर लीजिए, नहीं चाहे तो इसका कर दीजिए, लेकिन नोट कर लो तो आपके पास नोट रहेंगे। तो जब एग्जाम के टाइम जब पेपर देने जाएंगे तो उसमें एक बार देख लेंगे तो आपकी छवि बढ़ जाएगी कि जात के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, जात के आधार पर। और वही है, नोट कर लीजिए आप लोग। उच्चारण स्थान के आधार पर भी दो प्रकार में बांटा जाता है, एक जीभ के आधार पर, एक ओष्ठ के आधार पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्चारण स्थान के आधार पर। पहले ये लोग मैं आपको बताऊंगा जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहले ये नोट कर लीजिए। इसके बाद में जिह्वा के आधार पर, इसके अंदर बहुत कुछ है, इसके दो अलग अलग सीधे, इसके अंदर भी बहुत कुछ है, इसके अंदर ही पूछा जाता है, ये नहीं पूछे जाते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण अब करेंगे। पहले ये लोग नोट कर लीजिए। जीभ या जिह्वा के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है, एक अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। जो जीभ के आगे वाले भाग से, मतलब इससे बोले जाते हैं, वो ई, ए। आप बोल के दीजिए ई, ए। जो जीभ के आगे भाग से बोले जाते हैं उसे अग्र स्वर कहा जाता है। जो जीभ के मध्य स्वर से, उसे आ कहा जाता है। और जो जीभ के पीछे वाले भाग से बोले जाते हैं, तो जीभ के पीछे वाले भाग से उत्पत्ति होती है, उन्हें बड़ा, बड़ू, वो औ कहा जाता है। जैसे आप लोग आ कहिए, आ बीच से, जैसे आ कहा तो पीछे से आवाज आएगी, इसीलिए स्पर्श स्वर है पीछे। अग्र स्वर जीभ के आगे वाले भाग से बोला जाता है, उसे अग्र स्वर कहा जाता है। जो जीभ के मध्य वाले भाग से बोला जाता है उसे मध्य स्वर, जीभ के पीछे वाले भाग से बोला जाता है उसे पश्च स्वर कहा जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे इसमें ऋषि क्यों नहीं आया है। मैं आपको पहले बता सकता था, ऋषि उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं होता है, ये सिर्फ उच्चारण की दृष्टि से इनको विभाजित किया जाता है उच्चारण स्थान के आधार पर।
तो री तो उच्चारण में आएगा नहीं, इसलिए उसे नहीं शामिल किया जाता। आप लोग उच्चारण स्थान के आधार पर, जीभ के आधार पर ये लोग नोट कर लीजिए। अब मैं बताऊंगा आपको ओष्ठ के आधार पर, और ये लोग आप लोग नोट कर लीजिए। ये लोग अब आएगा उच्चारण स्थान के पहले जिह्वा के आधार पर, तो हम बता चुके। अब ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, व्यक्तमुखी एक आवर्तमुखी। जिनको बोलने से ओंठ की स्थिति गोलाकार हो जाए, आवर्तकार हो जाए, उसे व्यक्तमुखी